तो विद्यार्थियों मैं लेके आऊँ मानव भूगोल प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे मानव का प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, प्रकृति का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और इसी का मध्यम मार्ग नव निश्चयवाद की विचारधारा। मानव के प्राकृतिकरण में हम जानेंगे कि आदिकाल में मानव और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध था। इस समय तक तकनीकी का विकास ना के बराबर था और मानव जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। इसी को ही अनुकूलवाद का सिद्धांत या विचारधारा कहा गया। पर्यावरण किसी न किसी तरीके से मानवीय जीवन को या उनके क्रियाकलापों को प्रभावित करती थी, जैसे बाढ़, भूकंप, भूखमरी, बीमारी आदि के द्वारा मानव जीवन किसी न किसी रूप से प्रभावित रहता था। इसी को ही निश्चयवाद या नीतिवाद की विचारधारा कहा गया। आगे की विचारधारा है प्रकृति का मानवीयकरण। इस विचारधारा में बताया गया है कि अब तक मानव ने अपनी तकनीकी का विकास कर लिया था और अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना लिया था। अब मानव जो है एक स्वतंत्र कारक या मालिक बन गया था। मानव नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलता था, बल्कि नेचर को अपने अकॉर्डिंग बदल लेता था। इसी प्रकार प्राकृतिक चीज़ों को अपने उपयोग की चीज़ों में बदलने को ही रूपांतरण कहा गया। और मानव के पास अब कई प्रकार की संभावनाएं थी। संभावनाओं का अर्थ कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, तो वह अपने विकल्पों के आधार पर नई नई खोजें कर लेता था। इस प्रकार नई नई तकनीकी नई नई खोजें करना ही संभववाद या पॉसिबिलिज्म कहलाया। इसमें अगली विचारधारा आती है नव निश्चयवाद की विचारधारा। यह विचारधारा बताती है कि मानव और प्रकृति दोनों मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। क्योंकि अगर मानव को अपना विकास करना है तो उसको कहीं ना कहीं प्रकृति की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए दोनों को एक साथ चलना होगा। तो यह विचारधारा ना तो नियतिवाद की विचारधारा को इंगित करती है, ना ही संभववाद की विचारधारा को इंगित करती है। लेकिन इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा से पहले हम जान लेते हैं कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम जानते हैं कि मानव का आरंभिक जो जीवन था वो आदिवासी के रूप में था। जब मानव आदिकाल में था तब तकनीकी का विकास ना के बराबर था, लेकिन वक्त के साथ साथ मानव ने अपना विकास किया। मानव ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और प्राकृतिक ज्ञान को बेहतर ढंग से समझ करके अपनी तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास किया और इस प्रकार अपने जीवन को ऊंचा बना लिया। जैसे डीएनए और आनुवंशिकी की खोज से उसने विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज ढूंढा। ऊष्मा और घर्षण के नियमों को समझ करके अग्नि की खोज की। वायु और गति के नियमों को जान करके वायुयान बना डाले। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं अपने अगले बिंदुओं की ओर। मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो पहला बिंदु है मानव का प्राकृतिकरण। इस विचारधारा में हम जानेंगे कि आदिकाल में मानव और प्रकृति के बीच में संबंध कैसा था। इस समय तक प्रौद्योगिकी का स्तर बड़ा नीचा था। मानव जीवन आदिकालीन था। मानव जंगलों में या गुफाओं में रहता था, या फिर मानव अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता था। इस समय तक मानव जीवन प्रकृति के अनुरूप था। मानव प्रकृति के नियमों की पालना करता था। मानव प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता था। इसका मतलब मानव को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रकृति से मिलती थी, इसलिए इसे नितांत आवश्यकता की स्थिति कहा जाता है। इस समय तक प्रौद्योगिकी या तकनीकी का स्तर बहुत नीचा था। मानव आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता था। सरल शब्दों में कहें तो मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुकूल बन गया था। मानव को अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें प्रकृति से मिलने के कारण मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लिया, जिसे कोई अनुकूलवाद की विचारधारा कहा गया। इसी में अगला बिंदु है पर्यावरणीय निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस बिंदु में हम जानेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण ने मनुष्य क्रियाकलापों को प्रभावित किया और नेचर हमेशा प्रधान रहती थी, मनुष्य हमेशा गुलाम की स्थिति में रहता था और इसी के कारण मनुष्य उसकी पूजा
करता था। यह नितांत आवश्यकता की स्थिति थी। मनुष्य अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता था। प्रकृति अपने भौतिक कारकों द्वारा जैसे बाढ़, भूकंप, जलवायु आदि के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती थी। इसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद की विचारधारा कहा जाता है। हमारा अगला बिंदु है प्रकृति का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब तक मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया था। मनुष्य ने प्राकृतिक ज्ञान को बेहतर ढंग से समझकर अपने ज्ञान में विकास कर लिया था, अपनी तकनीकी में विकास कर लिया था, अपनी प्रौद्योगिकी में विकास कर लिया था। मानव अब तक स्वतंत्र कारक बन गया था, मालिक बन गया था। जैसे उसने डीएनए, आनुवंशिकी की खोज करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ढूंढा, घर्षण ऊष्मा के नियमों को जान करके अग्नि को ढूंढा और वायु गति के नियमों को जान करके वायुयान का आविष्कार कर लिया। समय के साथ मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया और उसका जीवन स्तर भी ऊंचा होता गया। जैसे मानव प्रकृति के ज्ञान से प्रौद्योगिकी का विकास किया। मानव प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने लग गया। मनुष्य अब तक प्राकृतिक संसाधनों का रूपांतरण करके प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग न करके उनके विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के रूपों में परिवर्तन करने को ही रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मानव एक स्वतंत्र कारक या मालिक बन गया था। मानव प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण करना सीख चुका था। मानव कई संभावनाओं का विकास कर रहा था, अर्थात मानव नई नई तकनीकी ला रहा था, नए नए आविष्कार, नई नई खोजें कर रहा था, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। प्राकृतिक संसाधन जितने ज़्यादा होंगे, मानव के सामने संभावनाओं का विकल्प चुनना उतना ही आसान होगा। बस इन विकल्पों को चुनना ही संभववाद या पॉसिबिलिज्म कहलाया। ये जो स्थिति थी नितांत स्वतंत्रता की स्थिति थी, क्योंकि मानव एक स्वतंत्र कारक बन गया था। मानव का इस तरह प्रौद्योगिकी या तकनीकी का विकास करना मानवीय जीवन के लिए तो बड़ा ही लाभदायक रहा, लेकिन पर्यावरण के लिए बड़ा ही हानिकारक रहा। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लग गया। कई प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु जो है विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए। वायुमंडल का तापमान बढ़ने लग गया, हरित गृह प्रभाव नजर आने लग गया, ओजोन परत का नाश होने शुरू हो गया और कई प्रकार की बीमारियां जन्मने लगी। तो इसी विचारधारा को लेकर के अगली विचारधारा जो आती है, नव निश्चयवाद की विचारधारा आती है, जिसे नियो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। इस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये दी गई थी, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इस विचारधारा में इन्होंने बताया कि ये जो विचारधारा है ना तो नियतिवाद की विचारधारा को बताती है, ना ही संभववाद की विचारधारा को बताती है। इस विचारधारा में ना तो प्रकृति प्रधान है, ना ही मानव प्रधान है, बल्कि दोनों मित्र हैं। अगर मानव को अपना विकास करना है तो उसको प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मानव ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो इसका विपरीत प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए अब तक मानव प्रकृति का मित्र बन गया। मानव प्रकृति के नियमों की पालना कर संतुलित विकास करने लग गया। मानव प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना विभिन्न प्रकार की संभावनाओं की खोज करने लग गया। इस नियम को ट्रैफिक लाइट्स द्वारा भी समझाया गया है, जिसमें लाल बत्ती का मतलब रुको, पीली बत्ती का मतलब तैयार रहो, हरी बत्ती का मतलब आगे बढ़ो या जाओ। तो हम कह सकते हैं यह विचारधारा ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है, ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति। ना यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद को बताती है, ना ही संभववाद विचारधारा को बताती है, बल्कि ये दोनों विचारधाराओं का एक मध्यम मार्ग है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों की भलाई के बारे में सोचा गया है। तो बच्चों, मैं मिलूँगा आपको अगले पार्ट के साथ, जो इसी चैप्टर का होगा। मेरे नए नए वीडियो हासिल करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।